आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष किसी विषय से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर को लेकर उपस्थित नहीं हूँ। तो फिर आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है आज के इस वीडियो में। तो बहुत से बच्चे इस बात को सोचकर परेशान होते हैं, घबराते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में उन्हें क्या क्या पढ़ना होता है। तो उनकी परेशानी आज दूर होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की एक रूपरेखा प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। यानी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसे मैंने प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को बतलाया है। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक काल में पद्य का विकास तो हुआ ही, इसके साथ ही साथ गद्य का भी विकास हुआ है। तो सबसे पहले पद्य यानी काव्य के विकास में हम लोग कितने चरण हैं इसके, यानी कितने युग हैं, इसे हम देख लेते हैं। और प्रत्येक युग से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों की आज मैं चर्चा करूंगी। आज आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज सिर्फ प्रश्नों की चर्चा होगी और आने वाले समय में इन सारे प्रश्नों के उत्तर का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आधुनिक काल के काव्य यानी पद्य के विकास को कितने चरण में बांटा गया है। देखिए, आधुनिक काल यानी काव्य यानी पद्य का क्षेत्र। तो पहला है भारतेंदु युग, जिसका समय है सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, जिसे हम लोग नव जागरण या पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है द्विवेदी युग, जिसका समय है सन 1900 से 1918 ईस्वी तक, इसे हम सुधार काल या जागरण काल के नाम से जानते हैं। तीसरा है छायावाद, 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, इसे स्वच्छंदतावाद और प्रकृतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे रहस्यवाद को भी। और इसके साथ ही साथ एक और वाद है हालावाद। चौथा देखिए प्रगतिवाद, सन 1936 से 1943 ईस्वी, जिसे हम समाजवादी यथार्थपरक काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं। पांचवा है प्रयोगवाद, सन 1943 से 1954 ईस्वी तक का समय है, इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, व्यक्तिपरक यथार्थवादी काव्यधारा के नाम से। छठा है नई कविता, इसकी समय सीमा है सन 1954 से 1960 ईस्वी तक। और सातवां है साठोत्तरी कविता, सन 1960 के बाद की जो कविता है वह। तो सबसे पहला युग क्या है, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग से कौन कौन से मुख्य प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसकी सूची एक बार देख लें। पहला है भारतेंदु युग को नवजागरण काल क्यों कहा जाता है, अपने शब्दों में उत्तर लिखें। दूसरा है भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का उल्लेख अपने शब्दों में करें। तीसरा है भारतेंदु जी का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में दें। चौथा है भारतेंदु जी की साहित्यिक या काव्यगत विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें। पांचवा है भारतेंदु मंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और छठा है प्रश्न उत्तर चर्चा, जो MCQ और SAQ टाइप है। इतने सारे प्रश्न जो हैं भारतेंदु युग से पूछे जाने की संभावना है। भारतेंदु युग से संबंधित जितने भी प्रश्नों का उल्लेख मैंने आज किया है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर की चर्चा हो चुकी है और इससे संबंधित वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो वीडियो को जरूर देख लें। तो अब अगला युग क्या है, द्विवेदी युग। क्या क्या मुख्य प्रश्न है देखें। पहला, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवरण अपने शब्दों में लिखें। दूसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। तीसरा, खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत तथा परिमार्जित बनाने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भूमिका अपने शब्दों में लिखें।
चौथा संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, खड़ी बोली की प्रतिष्ठा में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान। और पांचवा प्रश्न है द्विवेदी युग प्रश्न उत्तर चर्चा, एमसीक्यू और एसएक्यू टाइप। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या है, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवरण अपने शब्दों में लिखें। तो इस प्रश्न के उत्तर की चर्चा हो चुकी है और इससे संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड भी है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। अब अगला क्या है, देखिए छायावाद। मुख्य प्रश्न क्या है, देखिए पहला, छायावाद की कालावधि क्या है, यानी समय सीमा क्या है। छायावाद के नामकरण के संबंध में आपके क्या विचार हैं, अपने शब्दों में उत्तर दें। दूसरा क्या है, छायावाद क्या है। छायावाद की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है, उसे लिखें। तीसरा देखिए, छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों का विवेचन अपने शब्दों में लिखें या छायावादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की साहित्यगत परिचय अपने शब्दों में दें। पांचवा, कवि जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। छठा है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालें या निराला का पूरा नाम बतलाते हुए उनका साहित्यगत परिचय दें। अगला प्रश्न है, कवि निराला जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। आठवां है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालें। 9 नंबर है, कवि सुमित्रा नंदन पंत की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। 10 नंबर प्रश्न, कवित्री महादेवी वर्मा जी की साहित्यगत या काव्यगत विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखो। 11 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय दी। 12 नंबर, रहस्यवाद क्या है। रहस्यवादी कवि या कवित्री में हम किसे प्रमुख मानते हैं, इसका विवेचन करें। 13 नंबर, हालावाद के प्रमुख कवि कौन है, उनका साहित्यिक परिचय दें। और 14 नंबर प्रश्न है, प्रश्न उत्तर चर्चा, छायावाद से एमसीक्यू और एसएक्यू टाइप। तो छायावाद की विशेषताओं और प्रवृत्तियों की चर्चा पहले हो चुकी है और इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो छायावाद के बाद जो समय है वो है प्रगतिवाद का। तो प्रगतिवाद से मुख्य प्रश्न क्या है, देखिए पहला है, प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है। दूसरा, प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन के बारे में लिखें। तीसरा है, प्रगतिशील लेखक संघ का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। चौथा प्रश्न, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। पांचवा, प्रगतिवादी कवि दिनकर की साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए या राष्ट्रीय कवि दिनकर की साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि के रूप में कवि निराला की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां है, प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आठवां प्रश्न है, कवि नागार्जुन जी का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखें। 9 नंबर है, प्रश्न उत्तर चर्चा, प्रगतिवाद, एमसीक्यू और एसएक्यू टाइप। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां या विशेषताओं की चर्चा पहले हो चुकी है और इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं वे लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। प्रगतिवाद के बाद का जो समय है वह कहलाता है प्रयोगवाद। मुख्य प्रश्न देखिए, पहला, प्रयोगवाद की परिभाषा क्या है, इसका आरंभ कब से माना गया है। 1943 से 1954 के विकास प्रयोगवाद का इतिहास संक्षिप्त में प्रस्तुत करें। दूसरा है, प्रयोगवाद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो इस प्रश्न के उत्तर की भी चर्चा हो चुकी है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञे की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। चौथा है, कवि अज्ञे का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखें। 5वां प्रश्न है, प्रश्न उत्तर चर्चा, प्रयोगवाद, एमसीक्यू और एसएक्यू टाइप। प्रयोगवाद के बाद जो समय है वह नई कविता का। मुख्य प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, नई कविता की काव्यगत प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें और दूसरा है, नई कविता के कुछ प्रमुख कवियों पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। नई कविता के बाद है साठोत्तरी हिंदी कविता और मुख्य प्रश्न है, साठोत्तरी हिंदी कविता या साहित्य पर आधुनिकता का प्रभाव, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गद्य के क्षेत्र में साहित्य की किस विधा का विकास हुआ। नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, आलोचना, ये सब क्या है, गद्य की विधाएं हैं।
इन सब का विकास जो है आधुनिक काल में हुआ। तो क्या है प्रश्न, देखिए। पहला प्रश्न, हिंदी नाटक के उद्भव विकास पर प्रकाश डालें। दूसरा है हिंदी कहानी के उद्भव विकास पर प्रकाश डालें। तीसरा है हिंदी उपन्यास के उद्भव विकास पर प्रकाश डालें। चौथा, हिंदी निबंध के उद्भव विकास पर प्रकाश डालें। और पांचवा है हिंदी आलोचना के उद्भव विकास पर प्रकाश डालें। तो आप यहाँ देखिए कि गद्य की जो भी विधाएं हैं उनके उद्भव विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बात याद रखिए कि एक तरफ आधुनिक काल में काव्य का विकास हो रहा था, ठीक उसी के समानांतर गद्य की अन्य विधाओं का भी विकास हुआ है। तो जब हम किसी नाटक, किसी कहानी, किसी उपन्यास के उद्भव विकास को पढ़ेंगे तो यहाँ भी हमें भारतेंदु युग से ही पढ़ना पड़ेगा कि प्रत्येक युग में इन विधाओं का विकास किस रूप में हुआ है। तभी जाकर इस प्रश्न के उत्तर को आप सही सही लिख सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आधुनिक काल के इतने सारे प्रश्नों का उल्लेख आपके सामने किया है, जिससे आप समझ गए होंगे कि आपको आधुनिक काल में क्या क्या पढ़ना है। ये अलग बात है कि हर जगह अलग अलग ढंग से आधुनिक काल पढ़ाई जाती है। तो अलग अलग ढंग अर्थात यानी कुछ सेलेक्टेड पार्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल में हो सकता है सिर्फ काव्य के विकास को पढ़ाया जा रहा है, तो वहां पर जो विद्यार्थी होंगे वो काव्य से संबंधित प्रश्न के उत्तर को पढ़ेंगे। लेकिन कॉलेज में ये बात नहीं है। कॉलेज में आपको आधुनिक काल पूरे डिटेल्स में पढ़ना होता है। हो सकता है कि मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है इससे भी अलग, इससे भी अधिक प्रश्न आपको पढ़ने पड़े, क्योंकि आधुनिक काल जो है एक विस्तृत काल है। तो फिलहाल अभी आपके सामने इतने सारे प्रश्न मौजूद हैं। आप इन प्रश्नों को देखकर समझ सकते हैं कि आपको आधुनिक काल में क्या क्या पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। मेरा आपसे ही कहना है कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। आप खुद ही देख रहे हैं कि इतने सारे प्रश्न हैं और इतने सारे प्रश्नों के उत्तर की चर्चा मैं आने वाले समय में करने वाली हूँ। तो आप सभी खूब मन लगाकर पढ़िए, और यदि कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट अवश्य कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर प्रश्न का उत्तर यथासंभव दे सकूं। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।